अब हमारा अगला टॉपिक होगा सॉल्यूशन से ही, विलियन से ही, क्लास 12 का जो विलियन लेसन हम लोग पढ़ रहे थे उसी से ही आदर्श और अनादर्श विलियन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। और यहीं से निकलेगा राउल्ट के नियम में जो अनादर्श विलियन है उसका पी एक्स आरेख क्या होगा, उसमें कैसे जो है विचलन होता है, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ग्राफ समझने से पहले हम क्या समझेंगे, आदर्श विलियन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। जरा ध्यान दें, आदर्श विलियन एक ऐसा विलियन जो किसी भी सांद्रण पर, प्रत्येक कंसंट्रेशन पर, प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पूरा पालन करता है, वो आदर्श विलियन कहलाता है। आदर्श विलियन के लिए आप ये समझ लें, आदर्श विलियन किसको कहते हैं। आदर्श विलियन के लिए आप ऐसे लिख लीजिए, आदर्श विलियन वह विलियन होता है, ऐसा विलियन, आदर्श विलियन, आइडियल सॉल्यूशन, क्या है, ऐसा विलियन जो प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऐसा विलियन जो प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। राइट, आदर्श विलियन कहलाता है। ये तो आदर्श विलियन की बात हो गई। अब आदर्श विलियन की विशेषता क्या होती है। जैसे अभी आदर्श विलियन में आपने लिखा कि एक ऐसा विलियन जो प्रत्येक सांद्रण पर, किसी भी कंसंट्रेशन पे राउल्ट के नियम का पालन करे। वैसे तो एक्चुअल में ऐसा कोई विलियन हो नहीं सकता 100%, लेकिन कुछ ऐसे विलियन हैं जो लगभग आदर्श विलियन का पालन करते हैं। कौन से हो सकते हैं उसका उदाहरण भी अभी देख लो। जैसे आदर्श विलियन का व्यवहार रखने वाले हैं ब्रोमोएथेन प्लस क्लोरोएथेन। जैसे ब्रोमोएथेन ले लीजिए और क्लोरोएथेन ले लीजिए, इन दोनों का विलयन बनाइए, इन दो द्रवों का विलयन बनाइए, जो सॉल्यूशन बनेगा वो लगभग आदर्श गैस का पालन, आदर्श विलयन का पालन करता है। तो ये हो गया। दूसरा भी हो सकता है बेंजीन और टाल्विन का सॉल्यूशन, ये भी हो सकता है आदर्श विलयन का, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब चलिए आगे इसमें हम देखते हैं आदर्श विलयन की और क्या विशेषता होती है, उसको देखते हैं। आदर्श विलयन में पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए दो द्रवों से विलयन बना रहे हैं, दो द्रवों को मिक्सिंग करेंगे तो हमें दो द्रवों का विलयन बनेगा। अब जब इसकी मिक्सिंग करेंगे तो या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। राइट, तो आदर्श विलयन यदि है तो इन विलयनों को परस्पर मिलाएंगे और जैसे जो दो द्रव हैं उनको मिलाएंगे और मिलाकर जो विलयन बनाएंगे उसमें न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और न ही ऊष्मा का अवशोषण होगा आदर्श विलयन में। ठीक है, तो आदर्श विलयन की पहली शर्त क्या हो गई कि घटक विलयनों को, जैसे जो दो द्रव हैं तो उसको क्या कहेंगे, घटक, वो द्रव है ना, तो ऐसे कह लो कि घटक विलयनों को मिलाने पर, घटक विलयनों को मिलाने पर क्या, जो ऊष्मा का उत्सर्जन है या ऊष्मा का अवशोषण है वो नहीं होगा। न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तथा न ही ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने अभी लिखा कि घटक विलयनों को मिलाने पर न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा
और न ही ऊष्मा का अवशोषण होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंथैल्पी जो होगी, मिक्सिंग की जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एंथैल्पी मिक्सिंग। ये क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब होता है इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब क्या है? ऊष्मा उत्सर्जित हुई है या ऊष्मा अवशोषित हुई है। तो यदि वो आदर्श विलयन बना रहे हैं तो न तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी न तो अवशोषित होगी, यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी? 0 होगी। राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग, ये क्या होगी? 0 होगी। पहली बात आदर्श विलयन की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये होगी, जैसे दो द्रवों को आप मिला रहे हैं, घटक विलयनों को मिला करके एक विलयन बना रहे हैं, यानी कि दो द्रवों को मिलाने पर जो कुल आयतन होगा, जैसे ए और बी दो द्रव हैं, इन दोनों को मिला रहे हैं, तो पहले ए का आयतन निकाल लीजिए और बी का आयतन निकाल लीजिए, और फिर ए बी का आयतन, मतलब ए और बी को मिलाने के बाद विलयन का आयतन निकाल लीजिए। तो ए और बी के आयतनों का योग जो विलयन ए बी बना है उसके आयतन के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं घटक विलयनों को मिलाने पर, घटक विलयनों को मिलाने पर जैसे क्या दो घटक हैं, उनका आयतन निकाल के जोड़ लीजिए और जो विलयन बना उसका आयतन निकालिए, दोनों क्या है? बराबर है। वही मैं लिख रहा हूं। तो घटक विलयनों को मिलाने पर प्राप्त विलयन का आयतन घटक विलयनों की अलग अलग आयतनों के योग के बराबर होता है। बराबर। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए एक घटक ए है, जैसे घटक विलयन एक द्रव ए है और दूसरा द्रव कौन है? बी है। इन दोनों को मिला करके आपने जो विलयन बनाया वो ए बी बनाया, सपोज करिए। तो यदि हम ये कहें कि जो घटक ए है उसका आयतन V1 है, जो घटक B है उसका आयतन V2 है, और ये जो आपने दोनों को मिला के विलयन बनाया उसका आयतन कैपिटल V है, तो V1 प्लस V2 क्या होना चाहिए? V के बराबर होना चाहिए। मतलब इन दोनों के आयतनों का योग बराबर विलयन के आयतनों का योग होना चाहिए। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो इस स्थिति को हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा V मिक्सिंग। ये भी क्या है? कोई अंतर नहीं आ रहा है, यानी कि डेल्टा V मिक्सिंग भी क्या है? 0 है आदर्श विलयन के लिए। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको डेल्टा मिक्सिंग V, ये क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो अब तो आदर्श विलयन समझ में आ गया होगा। आदर्श विलयन क्या होता है? क्या मैंने बताया आदर्श विलयन को? आदर्श विलयन में मैंने ये बताया कि एक ऐसा विलयन जो प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करे। दूसरी बात क्या हो गई कि एंथैल्पी 0 होनी चाहिए, और क्या? जो आयतन में प्रसार नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से आयतन में प्रसार नहीं होना चाहिए, और नहीं क्या होना चाहिए? संकुचन नहीं होना चाहिए। तो ये दो स्थितियां बनती हैं, तो कौन सा विलयन कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। अब क्या है? एक तो आदर्श विलयन हो गया, अब दूसरा हो गया अनादर्श विलयन। दूसरा क्या हो गया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को जब डेफिनेशन दें तो हम ये बस कह लेंगे कि एक ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। एक ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन कहलाएगा। अब समझ में आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूँ? चलो लिख ही देते हैं। एक ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। क्या कहलाता है? अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, ये तो अनादर्श बात हो गई, अनादर्श विलयन कहलाता है। अब अनादर्श विलयन दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ठीक है, और ये ध्यान दीजिए, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी इसके पहले जो इंट्रोड्यूस किए थे वो क्या था? वाष्पशील पदार्थों के लिए था। अब ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है टॉपिक वो किसके लिए है? अवाष्पशील पदार्थ के लिए है, नॉन वोलेटाइल के लिए। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल में जो अनादर्श विलयन है उसके लिए अब हम लोग राउल्ट के ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ जो अनादर्श विलयन है वो दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ठीक है, अनादर्श विलयन दो कैटेगरी में बांट सकते हो। पहली कैटेगरी क्या होगी? अनादर्श विलयन दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? पहला ऐसा विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पहला ये हो जाएगा वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पहले इसी को डिस्कस कर लें फिर अगला करेंगे। मतलब वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और दूसरा क्या हो जाएगा? जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो पहले इसी को डिस्कस कर लें, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, इसी को डिस्कस कर लें, फिर ऋणात्मक वाला विचलन देखा जाएगा। अब क्या है, इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में वे विलयन आएंगे जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब आता है उससे कम, उससे क्या होगा? अधिक होगा। पॉजिटिव वाला पढ़ रहे हैं ना, तो हम ये कहेंगे कि जिस विलयन का वाष्प दाब, इसको हम ऐसे मेंशन कर दे रहे हैं, जिस विलयन का वाष्प दाब क्या चीज? राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से क्या हो? अधिक हो। जिस विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक हो। ठीक है, क्या कहलाता है? धनात्मक विचलन कहलाता है। धनात्मक विचलन वाला विलयन कहलाता है। राइट, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या है, जैसे जब हम P और X में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो राउल्ट के बेस पर ग्राफ आता है उससे ऊपर ग्राफ आएगा। मतलब ये कह सकते हैं इस वाले में कि जो Px आरेख होगा, Px मतलब वाष्प दाब और मोल प्रवाह, Px जो आरेख होगा
px आरेख में इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से जो प्राप्त वाष्प दाब है उससे ऊपर होगा। px आरेख में इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के वाष्प दाब आरेख से क्या होगा, ऊपर होगा या अधिक होगा। जब ग्राफ बनाएंगे तो जो राउल्ट वाला ग्राफ बनेगा उससे ऊपर इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब जरा देखें इसमें क्या है, कैसे होता है, कैसे ग्राफ बनता है। इसमें कुछ चीज़ें और भी हम समझ सकते हैं। वो ये है कि राउल्ट के नियम से जो हमें वाष्प दाब मिला था, पिछले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था आपने, वो क्या पढ़ा था, राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब है, जरा देखिए PA क्या था, PA इक्वल था किसके, P0A XA के। ठीक है, जब ये वाली स्थिति रहेगी, धनात्मक विचलन होगा, तो उस समय PA का मान इससे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक उसी तरह से PB का मान क्या हो जाएगा, किससे अधिक हो जाएगा, P0B XB से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। ये किसके लिए हो रहा है, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। तो अब जरा हम और भी क्या हो सकता है, पहली तो ये बात हो गई। अगली बात ये होगी, चलो पहले ग्राफ बना के दिखला दें आपको। हम ये ग्राफ बना रहे हैं इस तरह से, क्लियर हो रहे हैं। पहले एक पिक ले लीजिए आप यहाँ पे, एक पिक्स ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हाँ, ये देखें, ये हमने बनाया है, ये ग्राफ बना रहे हैं हम। देखो ये एक्स एक्सिस जैसा समझ लीजिए, मोल प्रभाज को बता रहा है ना। और ये जो ऊपर की वर्टिकल लाइन है वो किसको बता रही है, वाष्प दाब को बता रही है। यहाँ पर एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, यहाँ पे बी वाले का मोल फ्रैक्शन 1 है। ठीक है,
अब यदि राउल्ट के नियम से जो ग्राफ प्राप्त होता है वो तो ऐसे प्राप्त होता है, सीधे सीधे इस तरह से, सीधे सीधे इस तरह से ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, ये ग्राफ प्राप्त हो गया। फिर यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ये राउल्ट के नियम से ग्राफ हो रहा है, ये राउल्ट के नियम से ग्राफ हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, जैसे ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ये क्या है, ये आपको पी बी नॉट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, पी ए नॉट। और यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये जब मिला दे रहे हैं तो ये सभी दोनों वाष्प दाब का योग P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो गया। ये तो राउल्ट का ग्राफ अभी अभी जो बना है, राउल्ट का ग्राफ बना है। लेकिन हमारा विलयन कैसा है, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो फिर इसका ग्राफ अब कैसे बनाओगे, तो ये ग्राफ जो बनाएगा, देखो ये जो है बेसिकली ग्राफ तो राउल्ट का ये है, लेकिन ये ग्राफ कैसे जाएगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा। ध्यान दो भाई, इससे ऊपर चला गया कि नहीं गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये वाला ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरह से जाएगा। ये राउल्ट का ग्राफ है, इससे ऊपर जाएगा धनात्मक विचलन में ये ग्राफ। यहाँ से हम ऐसे कर्वियल यहाँ पे मिला देंगे, तो ये कुछ हमने ऐसे मिला दिया, इस तरह से, इस तरह से मिला दिया। और ये जो टोटल प्रेशर था, ये एक्चुअल में ये राउल्ट का ग्राफ था, लेकिन धनात्मक विचलन में यही ग्राफ कैसे चला जाता है, इस तरह से चला जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला ग्राफ। ठीक है, इसमें दो शर्तें हो गई कि पी ए ग्रेटर है पी नॉट ए एक्स ए से, पी बी ग्रेटर है पी नॉट बी एक्स बी से। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अलावा जो इसमें बात आती है धनात्मक विचलन वाले में, वो ये है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है, यानी कि जो इंथैल्पी है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आदर्श विलयन के लिए क्या था, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 था। यहाँ पे जब धनात्मक विचलन प्रदर्शित होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग यानी कि इंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इंथैल्पी पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, अर्थात उष्मा का अवशोषण होगा, अर्थात उष्मा का अवशोषण होगा, राइट। उष्मा का अवशोषण। दूसरा क्या होगा इसमें, क्योंकि ग्राफ देख रहे हो बढ़ रहा है, धनात्मक विचलन है, यानी कि ए और बी जो दो घटक थे जिनके द्वारा आप विलयन बना रहे थे, इन ए और बी के द्वारा जो ए बी विलयन बनाए हैं, तो यदि धनात्मक विलयन होगा तो इन दोनों के योग से अधिक होगा ए बी का, है ना। यानी कि डेल्टा भी मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा भी मिक्सिंग क्या होगा, ये भी हम कहेंगे कि धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आयतन में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, अर्थात आयतन में प्रसार। तो ये जो है पूरा डिस्कस है क्या, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विलयन विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये पॉजिटिव डेविएशन का हमारा ग्राफ है, राइट। इसमें यदि एग्जाम्पल लिखना चाहें इस वाले में, चलो एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, इसमें लिख लीजिए एथेनॉल, एथिल अल्कोहल जो होता है C2H5OH और वाटर, इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ये एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा, C2H5OH, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल प्लस वाटर का। ठीक है, तो ये जो है, अब इसका एक पिक ले लीजिए आप पूरा। इसमें क्या क्या है, एक तो आदर्श विलयन है, आदर्श विलयन का पिक ले लेना है, ये यहाँ से, ये आदर्श विलयन का पिक ले लीजिए। और ठीक है, हो गया। और फिर जो है एक पिक आप थोड़े सा हम ऊपर कर दे रहे हैं, जिसमें ये ग्राफ आ जाएगा, है ना, ये चीज़ ले लीजिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक हो रहा है इसमें, जैसे अभी तो धनात्मक विचलन है, अब हम राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले का ग्राफ हम देखेंगे। ओके, हाँ, ये अब टॉपिक है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, राइट। इसमें क्या होगा,
इसमें हम ये कहेंगे जिस विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से जो प्राप्त वाष्प दाब होता है उससे क्या होता है, कम होता है। ऐसे इसमें क्या लिख दें, जिस विलयन का वाष्प दाब, जिस विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब क्या होता है, से कम होता है। और पिछले में क्या था, राउल्ट के नियम से अधिक था। तो जिस विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से कम होता है क्या कहलाता है, ऋणात्मक विचलन वाला विलयन कहलाता है। ऋणात्मक विचलन वाला विलयन कहलाता है। राइट, ये बात तो समझ में आ गई। अब जरा देखो, अब यदि इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, पीएक्स आरेख इसका जो है राउल्ट के आधार पर जो ग्राफ प्राप्त होता है, वक्र प्राप्त होता है, उससे नीचे रहेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन का क्या हो, पीएक्स ग्राफ राउल्ट द्वारा प्राप्त वक्र से नीचे रहता है। राउल्ट द्वारा प्राप्त वक्र से क्या रहेगा, नीचे रहता है। ठीक है, अब इसमें और क्या हो सकता है, राउल्ट के नियम से हमको वाष्प दाब क्या मिला था, पी ए इक्वल टू मिला था पी नॉट ए एक्स ए। तो यदि वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा तो इससे छोटा होगा। जो दूसरा हमारा घटक पी बी है वो किसके बराबर मिला था राउल्ट के नियम से, पी नॉट बी एक्स बी मिला था, और यदि ऋणात्मक विचलन है तो वो इससे नीचे रहेगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। राइट, देखो ग्राफ कैसे खींचते हैं वो समझ। हाँ देखिए, ये हमको ग्राफ खींचना है ऐसे। तो हमने इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को मूल प्रभाज मान लिया, वर्टिकल लाइन को क्या मान लिया, वाष्प दाब मान लिया। ये दो यहाँ पर पॉइंट हो गए। यहाँ पर याद करिए, यदि ए विलयन है तो जाई ए का मान यहाँ पर एक्स ए का मान हम यहाँ पर क्या कर दें, 1 कर दें। ये दूसरा विलयन है, यहाँ पर हम एक्स बी मतलब क्या, एक्स ए मतलब क्या, बिलियन ए का मोल प्रभाज है, और ये क्या है, बिलियन बी का मोल प्रभाज है, 1 है। ठीक है, ये चीज़ मिल गई। यहाँ वाला पॉइंट क्या होगा, याद करो, पी नॉट ए हो जाएगा। यहाँ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा। अब राउल्ट के नियम से यदि हमको राउल्ट के आधार पर जो ग्राफ प्राप्त होता है वो तो ऐसे ही प्राप्त होता है भाई, यहाँ से इसको मिला दो, ये इस तरह से मिल जाएगा। ये हो गया राउल्ट के नियम से। यहाँ बी वाले के लिए यहाँ से मिला दो। ये जो ग्राफ डॉटेड लाइन का है वो किससे है, राउल्ट के नियम के आधार पर है। यहाँ इन दोनों को मिला दो तो टोटल वाष्प दाब आ जाएगा, है ना। इन दोनों को मिला दिया तो टोटल वेपर प्रेशर आ गया। अब क्या है, यदि वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, राइट, यदि वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो राउल्ट के ग्राफ से क्या बनेगा, नीचे बनेगा। यही तो लिखा गया है कि इस प्रकार के ग्राफ में राउल्ट के वक्र से क्या होता है, तो ये सभी डॉटेड लाइन क्या है, राउल्ट का वक्र है और इससे नीचे बनेगा। तो जैसे क्या है, मान लो ये, तो यहाँ पे यदि ऋणात्मक विचलन है तो इससे नीचे आएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। ये राउल्ट का ग्राफ है तो यहाँ पर इससे नीचे आएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, देखो ऐसे मिला दो। और टोटल वाला भी, ये टोटल है तो इससे नीचे ही आना है तो वो इस तरह से आएगा, है ना, इस तरह से। यहाँ पे ये हो गया, समझ में आ गया, पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये राउल्ट के नियम से जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उनका ग्राफ है। अब इसमें थोड़ी सी बात और समझ लें, ये दो चीज़ें तो हम लोग समझ ही लिए हैं, कुछ बातें और समझ लें।
यदि ये ऋणात्मक विचलन वाला विलयन है तो इसमें जो एंथैल्पी होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगी वो क्या होगी? जैसे याद करिए पिछले में जब धनात्मक विचलन था तो ये पॉजिटिव था, इसमें क्या होगा? ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। जब धनात्मक था तो ऊष्मा का अवशोषण था, यहाँ ऋणात्मक है तो इसका मतलब ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा, अर्थात ऊष्मा का क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। यानी कि दो द्रवों से विलयन बनाएंगे, दो द्रव को मिक्स करके एक नया विलयन बनाएंगे, और यदि वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन बनेगा तो उसमें ऊष्मा क्या होगी? दोनों विलयनों को मिलाने पर ऊष्मा बाहर निकलेगी, उत्सर्जित होगी। और अगली बात क्या है? डेल्टा एच तो निगेटिव हो गया, डेल्टा वी जो मिक्सिंग होगा वो भी क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी कि जो आयतन होगा वो क्या होगा? संकुचित होगा। आयतन का क्या होगा? संकुचन होगा, अर्थात आयतन का संकुचन होगा। आयतन के संकुचन का मतलब क्या हुआ? जो दो घटक ले रहे हैं ए और बी, उनके आयतनों की कुल योग से कम हो जाएगा जो विलयन का, जो ए और बी मिलाने के बाद विलयन बनेगा उनके आयतन से क्या, उनका आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो विलयन बना ए और बी मिलाकर उसका आयतन कम होगा, किससे? घटक के अलग अलग आयतनों के योग से। इसमें यदि आप उदाहरण लिखें, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? इसमें दे दो नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस H2O। नाइट्रिक अम्ल प्लस H2O का उदाहरण क्या होगा? ऋणात्मक विचलन वाला होगा। और भी दे सकते हो, HCl प्लस H2O भी दे सकते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा राउल्ट का ग्राफ। ठीक है, एक चीज़ और भी थोड़ा सा याद कर लीजिए, उसको मेंशन नहीं किए हैं। जैसे ये इसका तो यहीं पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, ज़रा देख लो। जैसे निश्चित यदि हम संगठन ले लें तो उसमें वाष्प दाब, जैसे जो ऋणात्मक विचलन होता है, तो ऐसे हम इसमें कह लें कि निश्चित संगठन पर, निश्चित दिख रहा है, निश्चित संगठन पर जो वाष्प दाब होगा, चूंकि ऋणात्मक विचलन है ना, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा? न्यूनतम होगा। और यदि वाष्प दाब न्यूनतम होगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? इसलिए क्वथनांक क्या हो जाएगा? अधिकतम होगा। और यदि हम उसमें देखें, यदि धनात्मक विचलन वाला देखेंगे, ये तो ऋणात्मक विचलन है। ऋणात्मक विचलन में मैंने क्या आपको बताया? ऋणात्मक विचलन में जो वाष्प दाब होगा वो न्यूनतम होगा और क्वथनांक अधिकतम होगा। और जब धनात्मक विचलन होगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, वाष्प दाब अधिकतम हो जाएगा और क्वथनांक न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, उसको वहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। अब यहाँ एक पिक आप ले लीजिए और ये पूरा का पूरा ग्राफ आपका क्लियर हो गया। ग्राफ में आपने दो तरह से पढ़ा है, अनादर्श। अनादर्श में आपने क्या पढ़ा? अनादर्श किस में आया था? नॉन वोलेटाइल में, अवाष्पशील में। अवाष्पशील में क्या था? एक आदर्श विलयन था, एक अनादर्श विलयन था। आदर्श विलयन में कोई ग्राफ नहीं आपने पढ़ा है, क्यों? क्योंकि डेल्टा एच भी जीरो है, डेल्टा वी भी जीरो है। और अनादर्श वाले में दो तरह का ग्राफ पढ़ा, एक धनात्मक विचलन, एक ऋणात्मक विचलन। और तीसरा जो, मतलब इसके पहले जो पढ़ रखा था वो क्या पढ़ रखा था? वो वाष्पशील पदार्थ के लिए, वाष्पशील विलयन के लिए था। ठीक है, उसमें एक ग्राफ था। तो ये आप पिक ले लीजिए, एक पिक यहाँ से ले लीजिए और इसको मैं ले लीजिए, एक यहाँ थोड़े नीचे कर दें, ये। तो ये पूरा आपका इंट्रोडक्शन हो गया, पूरा ग्राफ डिस्कस हो गया। ओके जी, राइट, थैंक यू।